ये कहानी दिल्ली की है। आज से तकरीबन 13 साल पहले दिल्ली के एक अखबार में इश्तिहार छपता है। उस इश्तिहार में एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़के का रिश्ता ढूंढता है, जिसमें वो लड़की के रिश्ते के लिए जो भी शर्त होती वो सारी शर्त मेंशन करता है। लड़का कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इस तरीके की सारी शर्तें उस पर लिखी हुई थी। इसके साथ ही वो लड़की से रिलेटेड जो भी जानकारी होती वो उस इश्तिहार में दिखता है। यानी बाप क्या काम करता है, बाप की प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। और साथ ही एक शर्त रखता है। शर्त ये होती है कि जब भी मेरी बेटी से कोई शादी करेगा तो वो जो लड़का होगा उसे घर जवाई बनना पड़ेगा। यानी वो कहीं और नहीं रह सकता, बल्कि लड़की के साथ उसी के घर में उसे रहना पड़ेगा। इसी शर्त के साथ वो अखबार में इश्तिहार देता है और वो इश्तिहार लोगों के सामने आते हैं। कई रिश्ते की कॉल उसके बाप के पास जाती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। हरीश सिंह ये इंतज़ार में था कि जब भी उसकी बेटी का सही रिश्ता आएगा तो वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देंगे और लड़का उन्हीं के घर में, उन्हीं की प्रॉपर्टी में रहेगा। असल में लड़की के जो बाप थे हरीश सिंह, वो ठीक ठाक पैसे वाले थे। उनकी नौकरी बैंक में एज ए कैशियर थी और इसके साथ ही उनका कुछ साइड बिजनेस भी था। उनकी कई दुकानें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में थी, जिसकी एक एक दुकान की अगर उस वक्त की कीमत निकाली जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। यानी एक दुकान की कीमत 1 करोड़, और वसंत कुंज इलाके में उस वक्त उनकी लगभग 7 से 8 दुकानें थी। इसके चलते वो सही लड़के का इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच ये इश्तिहार एक महेंद्र नाम के लड़के के सामने आता है। जब वो इश्तिहार पढ़ता है तो वह देखता है कि इसमें एक लड़के की तलाश है जो शरीफ होना चाहिए और इस तरीके का उसका बॉडी का मामला होना चाहिए, यानी हाइट इतनी होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए। ये सारी चीज़ उसमें मेंशन थी। जब वो ये पढ़ता है तो ये सोचता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। यानी उसके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक लड़की से शादी किया जाए और वो लड़की पैसे वाली हो, कोई काम ना करना पड़े, उसकी के साथ उसी के घर में जवाई बनकर यानी ऐश की ज़िंदगी काटा जाए, तो इसमें बुराई क्या है। इसी सोच के साथ वो एक महिला को अपने साथ लेता है जिसका नाम सुजीता होता है। वो उस महिला को साथ लेकर लड़की के बाप यानी हरीश सिंह के घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद वो अपने रिश्ते की बात अपनी बहन के ज़रिए, यानी जिस महिला को वो लेकर गया था उसके ज़रिए हरीश सिंह से करता है। जो महिला थी जिसका नाम सुजीता था, वो हरीश सिंह से बात करती है और वो हरीश सिंह से कहती है कि वो अपने भाई का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई है और वो शादी के बाद घर जमाई बनने के लिए तैयार है। बाप भी उनका बातचीत और उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है और साथ ही कुछ वक्त देता है कि कुछ वक्त के बाद वो ये फैसला करेंगे कि शादी के लिए हाँ है या ना है। जिसके बाद ये सुजीता और महेंद्र उस घर से वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये इंतज़ार करते हैं कि जब हरीश सिंह का वापस कॉल आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि वो उनकी बेटी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। जिसके कुछ वक्त बाद हरीश सिंह उनके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करता है और जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये फैसला करता है कि उसकी बेटी के लिए ये रिश्ता सही है और वो महेंद्र से शादी करने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता कबूल कर लेता है। यानी अपनी बेटी की शादी महेंद्र से करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ वक्त के बाद शादी की तारीख रख दी जाती है और शादी की तारीख रखने के बाद अपनी बेटी की शादी काफ़ी धूमधाम से कराता है। उस वक्त वहाँ पर मौजूद सुजीता भी होती है। सुजीता की मौजूदगी में वो सारी रिश्ते और सारे सब कुछ तय किए गए थे। शादी भी उसी की मौजूदगी में हुई थी। सब कुछ होने के बाद अब महेंद्र अपनी पत्नी के साथ उसी के घर में जवाई के तौर पर रहने लगता है। काफ़ी वक्त उनका अच्छा गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद कभी कभी महेंद्र अक्सर कुछ वक्त के लिए गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी को इस बात की शिकायत भी होती है। लेकिन महेंद्र अपनी पत्नी को कन्विंस कर लेता है। वो यह कहता है कि किसी काम के सिलसिले में वो कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं किसी और चक्कर में जा रहा है। यानी उसका मामला साफ सुथरा है। उसकी पत्नी भी मान जाती है। काफ़ी रिश्ता इनके बीच अच्छा चलता है। बाप हरीश सिंह अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए खूब खुला रहता है, यानी खूब खुश होता है। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। ये सब कुछ मामला उनके घर में चलता रहता है। इसी बीच बाप जब देखता है कि उनकी बेटी
उनके दामाद के साथ काफ़ी खुश है, तो वो एक फ्लैट जो कि उनका दिल्ली के एक इलाके में मौजूद होता है, वो फ्लैट अपनी बेटी के नाम कर देते हैं और साथ ही कुछ पैसे भी अपनी बेटी को दे देते हैं। इसके चलते उनकी बेटी काफ़ी खुश होती है, दामाद भी खुश होता है, क्योंकि जब भी पैसा उनके हाथ में आता तो उनकी ज़िंदगी और आसान होती। इसी बीच 13 जुलाई 2011 को हरीश सिंह अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारे जाते हैं। वो अपने घर से निकलते हैं और घर से ही कुछ दूरी पर एक गुरुद्वारा होता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं। गुरुद्वारा में कुछ देर तक रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद लगभग आधे पौने घंटे के बाद वो अपने घर के लिए वापसी के लिए रवाना होते हैं। वो जब घर वापस आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, घर के अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके घर में जो उनका बेड है, बेड का जो बॉक्स है, यानी जो बेड होता है जिसके पलंग को जब उठाया जाता है तो अंदर पूरा एक जगह होती, पूरी गैप होती, वो बॉक्स खुला हुआ है और उसके अंदर से जो उनका कैश पैसा था 80 लाख रुपए और उसी के साथ 40 लाख के जेवर, ये गायब है। जैसे ही उनकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है जहाँ से उनका पैसा गायब हुआ है, वो काफ़ी हैरान होते हैं, वो इतना परेशान होते हैं, वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और मौके का मुआयना करती है। हरीश सिंह से पूछताछ करती है। हरीश सिंह बताते हैं कि इस तरीके से वो जब गुरुद्वारे से घर आए तो उनका पैसा जो कि 80 लाख रुपए कैश था और 40 लाख का जेवर, ये यहाँ से गायब हो जाता है। वो ये पूछते हैं कि इस घर में कौन कौन है, तो बताते हैं कि वो उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी और उसी के साथ उनका एक दामाद है। पूछते हैं कि सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो पता चलता है कि सब तो मौजूद है लेकिन उनका दामाद सुबह उनकी गाड़ी लेकर कहीं पर गया हुआ है। पुलिस वाले पूछते हैं कि पता लगाइए कि आपका दामाद इस वक्त कहाँ पर है। जब बाप अपने दामाद के नंबर पे कांटेक्ट करता है तो दामाद का एक नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस दूसरे नंबर पे कांटेक्ट करता है, दूसरा नंबर भी स्विच ऑफ आता है। इस तरह से जो उसका दामाद महेंद्र था, महेंद्र टोटल 5 नंबर चालू था जिसका चलाया करता था। उन 5 नंबर पे ससुर यानी जो उसके फादर इल्ला होते हैं वो ट्राई करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन 5 के 5 नंबर उनका स्विच ऑफ होता है। जब सारे नंबर स्विच ऑफ आते हैं तो पुलिस का जो पहला दिमाग जाता है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका दामाद ही ये सारे जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गया हो। लेकिन इसके साथ पुलिस के पास एक और थ्योरी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चोर इस घर में दाखिल हुए हों ये जेवरात और पैसे चुराने के लिए, जब उस वक्त वहाँ पर दामाद भी मौजूद हो और पैसे के साथ जेवरात के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद को भी किडनैप कर लिया गया हो। लेकिन इसी के एंगल में पुलिस आगे की जांच करती है। जांच जब करती है तो महेंद्र के बारे में भी कुछ नहीं पता चलता और इन चोरों के बारे में भी कुछ खास जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगती। लेकिन इसी बीच जानकारी के दौरान जब पुलिस उसके ससुर से पूछताछ कर रही थी यानी हरीश सिंह से, तो पुलिस को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हरीश सिंह बातें छुपाता हो, यानी कुछ ऐसी बातें जो उसका जवाब सही ना हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो पुलिस को बताया ना हो। इनकी जब निगरानी की गई, बातचीत की जो नाप तोल की गई, तो कुछ ऐसी बातें सामने आती जिसमें पता चलता है कि हरीश सिंह कुछ बातों को छिपा रहा है। इसको देखते पुलिस हरीश सिंह के एंगल में भी जांच शुरू कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश सिंह ने ही अपने पैसे को गायब करवा के ये मामला पुलिस में दर्ज करा रहा हो किसी मोटिव के चलते, किसी मकसद के चलते। पुलिस इस एंगल में भी जांच करती है, लेकिन पुलिस को काफ़ी तफ्तीश के बाद भी हरीश सिंह के मामले में भी कुछ निकल कर सामने नहीं आता। अब पुलिस ये सोचती है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि दामाद महेंद्र के पीछे ही पुलिस की पूरी टीम लगे और उसी की पूरी जानकारी निकालने के बाद उसे अरेस्ट किया जाए, तभी इस चोरी से रिलेटेड कोई मामला निकल कर सामने आएगा। पुलिस की टीम अब महेंद्र की जानकारी निकालने में लग जाती है। अब वो उस इलाके में जाती है जहाँ पर महेंद्र रहा करता था। उस इलाके में आसपास काफ़ी तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ खास महेंद्र के बारे में नहीं पता चलता है। लेकिन इसी बीच जब उसकी बस्ती में पूछताछ की जा रही थी तो अचानक एक व्यक्ति की मुलाकात पुलिस वालों से होती है, जिसके बाद एक रिजल्ट सामने आता है कि असल में ये महेंद्र का दूर का कहीं का रिश्तेदार है और ये पुलिस को ये बताता है कि महेंद्र की ये दूसरी शादी यानी हरीश सिंह की बेटी के साथ उसकी दूसरी शादी, इससे पहले भी उसने एक शादी पहले से कर रखी। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस काफ़ी चौंकती है। उसके रिश्तेदार ने उसकी पहली शादी की कुछ तस्वीरें पुलिस को दिखाई भी और ये तस्वीर पुलिस अपने कब्जे में भी लेती और इस तस्वीर को लेकर
हरीश सिंह के घर जाती है। हरीश सिंह के घर जाने के बाद उनसे उनकी पहली शादी के बारे में पूछती है कि महेंद्र ने पहले भी एक शादी कर रखी है, क्या इसके बारे में आपको पता है? तो ससुर हरीश सिंह ने यह बताया कि नहीं, इससे पहले उसने जो शादी कर रखी उसके बारे में हमारे परिवार को भी नहीं पता। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी चौंक भी जाते हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें तस्वीर भी दिखाती है। तस्वीर में जैसे ही हरीश सिंह ये तस्वीर को देखते हैं तो इस बात से कि उसके दामाद ने पहले भी एक शादी पहले से कर रखी, उससे ज़्यादा वो इस बात से चौंकता है उस फोटो को देखकर कि इस तस्वीर में जो महिला है वो महिला असल में महेंद्र के साथ जो रिश्ता लेकर आई थी और उसने कहा था कि वो अपने भाई का रिश्ता आपकी बेटी के साथ करना चाहती है, वही महिला है जिसके साथ महेंद्र ने पहले शादी कर रखी। यानी वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी ही थी। और उसी की पत्नी ने अपने ही हस्बैंड की शादी एक अमीर बाप की बेटी से करवाई और शादी करवाने के बाद फिर वो उसके साथ काफ़ी वक्त इसी प्लान में जुड़ी भी रही। असल में इसके पीछे की वजह ये थी कि जो हरीश सिंह था उसकी जो बेटी थी वो कुछ परसेंटेज उसका जो दिमाग का था वो काम नहीं करता था, जिसकी वजह से बाप ने तय किया कि जो भी दामाद होगा वो घर जवाई होगा और वो बाप के सामने ही उसकी बेटी होगी ताकि माँ बाप भी उसका कुछ ख्याल रख सके। इसी के चलते घर जमाई का ऑप्शन चुना गया था। जिसके बाद जब इसके बारे में पता चला तो फिर अब महेंद्र की तलाश शुरू हो जाती है। महेंद्र की तलाश करने के लिए पुलिस अलग अलग इलाके में नाका डालती है और लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ के सिलसिले में वो काफ़ी दूर तक जाती है। इसी बीच पता ये चलता है पुलिस को कि असल में जो महेंद्र है वो जो उसका पुराना घर है जहाँ का वो रहने वाला है वो बरेली है, यानी वो असल में रहने वाला बरेली का है। पुलिस को जैसे ही ये पता चला वो बरेली के लिए एक टीम भेजती है और बरेली पुलिस के साथ मिलकर अब महेंद्र को खोजना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले उस इलाके में जाती है जहाँ पर यह कहा जाता है कि महेंद्र यहाँ का रहने वाला है। उस इलाके में जाती है, वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि महेंद्र लगभग कई सालों से 3 साल 4 साल गुजर चुके हैं, वापस नहीं आया है। यानी उसका आबाई गांव तो ये है लेकिन उसका कोई पुख्ता यहाँ पर घर नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। वो आता है और लोगों से मिलता है फिर चला जाता है। पुलिस को जब इसके बारे में पता चला तो पुलिस ने सोचा कि अब महेंद्र की तलाश किस तरीके से की जाएगी। तो ये सोचते हैं कि सबसे पहले इस बारे में पता लगाया जाए कि महेंद्र का यहाँ पर कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला जो जहाँ पर ये आकर रुकता हो तो उससे कुछ जानकारी मिल सकती है। उनके रिश्तेदारों से भी मुलाकात की गई लेकिन रिश्तेदारों से भी कुछ खास नहीं पता चलता। तो अब पुलिस एक दिमाग लगाती है कि महेंद्र के पास उसके आबाई गांव में कोई प्रॉपर्टी नहीं और इस वक्त महेंद्र के पास काफ़ी अमाउंट में पैसा मौजूद है। तो महेंद्र ऐसी कोशिश ज़रूर करेगा कि वो अपने आबाई गांव में ही कोई घर खरीदने या कोई ज़मीन खरीदने की कोशिश करेगा। पुलिस का दिमाग इस एंगल में काम करता है और पुलिस इसी एंगल में अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पुलिस उस इलाके के तमाम जो भी ब्रोकर होते यानी प्रॉपर्टी के डीलर होते उनसे कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद महेंद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है क्योंकि तस्वीर उनके पास पहले से मौजूद थी। वो सभी प्रॉपर्टी डीलर से मिलती है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है लेकिन सारे जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो इस बात से इनकार करते हैं। लेकिन इसी में एक प्रॉपर्टी डीलर मिलता है जो इस बात से एग्री करता है कि हाँ ये लोग उनके पास आए थे और वो फला प्लॉट को देखने के बाद ये मामला तय किए थे कि ये इस ज़मीन को खरीदेंगे, लेकिन इसके बाद वो चले गए और वापस अभी तक नहीं आए। पुलिस से पूछती है कि उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, तो वे बताते हैं कि नहीं, वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर जब मैंने मांगा तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम खुद ही आपसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद हम ये ज़मीन आपसे खरीद लेंगे। अब पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि महेंद्र और उसकी पत्नी सुजीता यहीं पर मौजूद हैं, आस ही पास कहीं होंगे और इसी ज़मीन को खरीदने की वो कोशिश करते होंगे। और उसके साथ ही ये पता चला था कि इसका एक 2.5 साल का बेटा भी है पहली बीवी से, यानी सुजीता और महेंद्र के साथ। तो अब पुलिस आगे इस एंगल में खोजबीन करती है कि किसी के घर में ये मौजूद हो या आसपास कहीं होटल में। तो अलग अलग हॉस्टल्स में, होटल्स में ये खोजबीन करते हैं लेकिन महेंद्र का कुछ पता नहीं चलता। आगे पुलिस का एक और दिमाग ये काम करता है कि इनके साथ एक 2.5 साल का बेटा भी, तो हो सकता है ये किसी मेडिकल स्टोर पर कोई सामान खरीदने या पैम्पर्स खरीदने, कुछ इस तरीके के सामान खरीदने के लिए ये मेडिकल स्टोर पर जाएंगे। और जब ये मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो हो सकता है कोई इन्हें पहचान ले या कोई कैमरा इनकी तस्वीर बना ले
तो इसके चलते अब ये लोग एक प्लान करते हैं कि ये सारे मेडिकल स्टोर्स पर पूछताछ करेंगे। वो पूछताछ करने के लिए एक एक कर सारे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी में एक मेडिकल स्टोर पर जब वो पूछताछ करने के लिए अभी तस्वीर हाथ में लेकर जा ही रहे, तो अचानक वो देखते हैं कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है। और वो व्यक्ति के ऊपर जैसे ही पुलिस वाले की नज़र पड़ी, वो फौरन ये पहचान गया कि जिसकी वो तलाश कर रहा है वही व्यक्ति उसी मेडिकल के करीब में खड़ा है जिस मेडिकल में अभी ये तस्वीर लेकर जाकर पूछताछ करने चाह रहा था। वो फौरन, क्योंकि उसके हाथ में कई घंटों से वो तस्वीर मौजूद थी, वो चेहरे को अपने दिमाग में बैठाल चुका था। जैसे ही उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, फौरन उसे गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसके साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है। और फिर वो जो पैसा था कैश, उसको निकलवाया जाता है, कब्जे में लिया जाता है। तो उनसे 79 लाख रुपया बरामद किया जाता है, यानी एक कम 80 लाख रुपया उनसे कैश बरामद कर लिया जाता है। और 1 लाख रुपये के आसपास ये लोग खर्च कर चुके थे। और उसके साथ जो जेवर था 40 लाख का, वो सारा जेवर उन्हें पूरा का पूरा पुलिस को मिल जाता है, जिसके बाद ये सारे सामान को वो सतीश सिंह को लौटा देते हैं। और अब इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ये प्लान कैसे किया और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तो इसमें कहानी ये होती है कि असल में महेंद्र जो था वो एक बचपन से फ्रॉड था, यानी उसका काम ही लोगों को फ्रॉड करके पैसे कमाने और इस तरीके के मामले को अंजाम देने में वो बचपन से शामिल था, जिसमें वो लड़की की आवाज़ निकालता और इस तरीके का, जैसे उस वक्त नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था कि लड़की से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इतने देर तक बात कर सकते हैं, और उसके चलते वो उसे पैसा भी निकाला करते थे। वो काम भी किया करता था, लोगों से लड़कियों की आवाज़ निकाल कर बात भी किया करता था। और कुछ लड़कियों की नौकरी अपने पास भी लगाया हुआ था, जो इस तरीके के लड़कों को अपने कब्जे में लेकर उनसे जो भी पैसे वैसे निकालने होते निकाला करते थे। इसी के साथ वो जब ये फ्रॉड वगैरह करता था, तो जब धीरे धीरे वक्त चेंज होता गया तो इसका काम डाउन होने लगा, तो वो बड़े बड़े टारगेट को चुनना शुरू कर देता है। इसी टारगेट में उसकी नज़र उस इश्तिहार पे भी पड़ती है, जिस इश्तिहार को पढ़ने के बाद पति और पत्नी दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो इस शादी को करेगा, और शादी को करने के बाद फिर इनके पास जितनी भी दौलत एक वक्त में इकट्ठा हो सकेगी, वो सारी दौलत लेकर वो वहाँ से फरार हो जाएगा। और पत्नी भी यही करती है, अपने भाई बताकर हरी सिंह की बेटी से इसकी शादी कराती है। और शादी कराने के बाद जब ये लोग गुरुद्वारे जाते हैं तो वो सारा पैसा और जेवर लेकर ये वहाँ से फरार हो जाता है। साथ ही गाड़ी जो उनकी थी वो गाड़ी भी लेकर ये भागता है, और गाड़ी को भी शायद किसी जगह वो बेच देता है। इस तरह से पुलिस का दिमाग पहले ये कि शायद ये लोग प्रॉपर्टी खरीदे, दूसरा ये कि शायद अपने बच्चे की कुछ दवा लेने के लिए या पैम्पर्स वगैरह लेने के लिए ये मेडिकल स्टोर पर कांटेक्ट करें। तो इस तरीके से उनका दिमाग हाजिर दिमागी थी, जो उस मेडिकल पर जाते हैं और वहीं पर इत्तेफाकन वो मौजूद मिलता है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।